नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। यूपी में बीजेपी को मिली हार और लगातार बढ़ रही है पार्टी में तकरार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की माने तो बीजेपी की इस लड़ाई की वजह से शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हम बीजेपी में लड़ाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कार्यकारिणी की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताते हैं। उसके बाद दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और उसके अगले दिन यानी आज एक्स पर पोस्ट करके फिर से दोहराते हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की जोरदार तैयारी शुरू करते हैं। जिन 30 मंत्रियों को 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके साथ उन्होंने आज बैठक की, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं नजर आए। यहां तक कि संगठन का भी कोई नेता नहीं था। कई विधायक और पूर्व मंत्री अफसरों को हार का जिम्मेदार बताते हैं। अफसरों पर वो जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आखिर इन अफसरों के पीछे कौन है, किसकी वजह से वो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनते? सवाल केशव प्रसाद मौर्य पर भी है, क्योंकि वो तो पिछले 7 सालों से यूपी सरकार में है। फिर वो सरकार में रहकर सरकार पर ही निशाना क्यों साध रहे हैं? और इन हालातों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन पहले देख लीजिए वार पलटवार। मंत्रियों की अपनी बैठक होती, विकास की योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं हैं, बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। वह 10 की 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हम सभी करते हैं। वो संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है, और संगठन और सरकार मिलकर ही हम आगे देश की और प्रदेश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने का। संगठन अपनी जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर है। देखिए, मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टी वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा। जब कल्याण सिंह को उन्हें भाजपा ने हटाया, और या मैं अब देख रहा हूँ, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है। ये हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और फ्रेंडली पार्टी के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे। सरकार गरीबों का ही उत्थान करने के लिए है और गरीब के लिए हर चीज के लिए। इसमें हमारे अधिकारी लोग खेल करने में लगे हैं। अब ये नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों का और कार्यकर्ताओं का अगर अपेक्षा करेंगे, अब आप लोगों का भला नहीं होगा। अभी कार्यकारिणी की बैठक में कितने स्वर एक दूसरे के विरुद्ध आए, तो सारी जनता को यूपी की पता है कि क्या चल रहा है अंदर में। जो मेन मुद्दे हैं जनता के, उनको एड्रेस नहीं हो रहा। ये अपने अपने ये सिर्फ टोबल में लगे हुए हैं। ऐसा कोई कला नहीं है और कहीं कुछ नहीं है, और सब मिलजुल के सब काम हो रहा हो। अगर काम नहीं होता तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता? 24 कैरेट का सोना बहुत मुश्किल से मिलता, तो एक आध कैरेट कम हो तो उसका सोने की कीमत थोड़ी घट जाती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अगर आप बीजेपी की कार्यप्रणाली देखें तो उसमें इस तरीके के झगड़े सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आते थे, जो चीज इन दिनों हम देख रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। सवाल कई हैं, उसी के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल दुबे आप प्रवक्ता हैं आरएलडी के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, शरद प्रधान जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेता चूंकि अभी जुड़े नहीं हैं, उनके पास मैं सबसे पहले वैसे जाता। के शर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
शायद अभी उन तक मेरी जी हाँ नमस्कार। मुझे अगर आप सुन पा रहे हो तो पहला सवाल सर आप ही से है मेरा। कह रही है समाजवादी पार्टी, खासतौर पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर जो लिखा है वही मेरा पहला सवाल है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। नहीं तो ऐसा है कि वो अखिलेश यादव तो विपक्ष में बैठे हैं तो और क्या बोलेंगे, वो हमारी प्रशंसा करने थोड़ी ना के लिए बैठे हैं। वो विरोधी पक्ष के लोग हैं, विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने उनको जनादेश विपक्ष का दिया है, तो वहां बैठकर वो विपक्ष की में हमें आरोप ही लगाएंगे। लेकिन जो शासन और प्रशासन वहां पर चल रहा है और 7 वर्षों से जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है वो एक अच्छा शासन है, स्वाभाविक रूप से सबने देखा है। कोई ऐसा आरोप नहीं है, कोई ऐसी जो है आज तक विपक्ष से कोई आरोप ले स्पष्ट नहीं कर पाया, बोलने के लिए आरोप लगा सकते हैं, तो ये काम ही होता है विपक्ष का। शर्मा जी आपने ये कह दिया कि अखिलेश यादव विपक्ष में है तो वो तो कहेंगे ही, आलोचना करेंगे ही, जाहिर तौर पर करेंगे, विपक्ष का काम ये होता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो विपक्ष में नहीं है ना। अगर वो कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है और बार बार ये बात कह रहे हैं, जोर देकर बात कह रहे हैं, मिलने के लिए दिल्ली चले जाते हैं पार्टी अध्यक्ष से, जो बीजेपी के वहां पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मोदी जी से मिलकर आते हैं, ये घटनाक्रम क्या बताता है? फिर इसका क्या इशारा समझा जाए? मुझे बड़ा आश्चर्य है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे विचारधारा के जनक हैं वो भी कहते रहे कि संगठन सर्वोपरि है, और वहां से लेकर आज तक के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और जितने हमारे नेता हैं सभी इस बात को दोहराते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, सत्ता सेवा का माध्यम है, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, और कार्यकर्ता कार्यक्रम कार्यालय कोष इस तरह की बातें जो है ये हमारे संगठन के, इसी के आधार पर हमारा संगठन चलता है जी। इसी के आधार पर हमारा कार्यकर्ता मोटिवेट होता है। अच्छा, तो कौन सा केशव मौर्य जी ने पार्टी विरोधी बात बोल दी है? ये तो पार्टी की बात है, अच्छी बात है, और ये कहा ही जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी ऐसी कौन सी बात है? कौन सी नई बात कह दी गई है? के शर्मा जी कह रहे हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाता किस बात की है। और एक मिनट और क्लियर कर दूं कि जो अध्यक्ष जी से मिलने का विषय है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नेताओं का मिलना ये तो सतत प्रक्रिया है, और स्वयं आपके रिपोर्टरों ने भी कहा कि अभी प्रदेश कार्यकारिणी वहां हुई। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों को ये भ्रांति न रहे, जो मैं बहुत सारे टीवी चैनल में देख रहा हूं, पूरे देश भर के हर राज्यों में हमारी जो है प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कल बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, ठीक है, है। तमाम राज्यों में हमारी कार्यकारिणी, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुछ भी हो रहा है उसका सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। के शर्मा जी कह रहे हैं हमने फरवरी में, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, शर्मा जी आता हूं आपके पास फिर से। सुरेंद्र 3 महीने में कार्यकारिणी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात? कार्यकारिणी होती है, बयान दिए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, के भाई बोल रहे थे लगातार, तो मैं प्रश्न सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं सर कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर संगठन को बड़ा बता दिया गया तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले से हमारे तमाम बड़े नेता इस तरह की बात कहते रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठकें पहले भी होती रही हैं, तो जो बयान वगैरह दिए जा रहे हैं, जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, पार्टी अध्यक्ष से मिला जा रहा है, तो ये सब तो होता रहता है, सतत प्रक्रिया है। ये बयान नहीं है अखिलेश जी, फिर मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं फिर करेक्ट कर रहा हूं, बयान नहीं है, भाषण का अंश है। जो भी है यार, कैसी शर्मा के शर्मा जी, भाषण का अंश हो, बयान हो, लगभग वो चीजें एक ही हैं। के भाई हमें बोल लेने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बयान देखिए, बयान देना एक अलग विषय होता है अखिलेश जी। अरे भाई ये नहीं बोलने देंगे, मैं जानता हूं इनको। मैंने बोलिए, आप बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं मैं बोलने दूंगा, लेकिन स्पष्ट करके बोलने दूंगा। के भाई अरे नहीं आप तो खुदा हैं इस वक्त, जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक कोई और बोल ही नहीं सकता। के भाई ये भी बात सच है। देखिए ये आरोप जो है हम नहीं लगा रहे हैं, आप आज की डेट में भ्रष्टाचार का आरोप अभी के शर्मा जी कह रहे थे। अरे यार आप बोलने नहीं दीजिए ना बड़े भाई, आप काहे को आप क्या नाम नरेंद्र मोदी बने जा रहे हो? बोलिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, हम लोग सुन रहे हैं आपको, बोलिए। देखिए भ्रष्टाचार के आप जब भ्रष्टाचार के आरोप हम नहीं लगा रहे, कांग्रेस नहीं लगा रही है, सपा नहीं लगा, ये फिर से ये मैं कह रहा हूं आपसे अखिलेश भाई कि ये नहीं बोलने देंगे।
मैं जानता हूं बोलिए कि आज की डेट में हम सभी ये सुन रहे हैं रिसीविंग आपको। एंड बोलिए पर। बारी बारी से अपनी बात आप सभी लोग रखिए। चलिए अरे क्यों आप बार बार बीच में बोल दे रहे हैं आप? सुरेंद्र जी जल्दी से। और मैं के फिर उसके बाद आपको बोलने नहीं दूंगा, ये जान लीजिएगा। नहीं और भी मेहमान हैं, इस तरीके से बहस नहीं होती। अब आराम से सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत बोलिए। वो तो आपकी फितरत है, वो आपकी फितरत है, वो तो नहीं आपकी बिल्कुल नहीं फितरत बोलने दूंगा मैं। ये देख रहे हैं अखिलेश? वो सर फितरत है आपकी। सर डिबेट में आते हैं हम लोग, कहाँ टोका अखिलेश टोकी जी में देख फंस रहे रहे हैं, हैं समय आप? खराब होता है इसमें। नहीं तो आप ठीक है, धमकी के किसको शर्मा दे जी रहे की हैं? बात हो गई। आप के धमकी शर्मा जी किसको दे रहे हैं? आपसे विनम्र आग्रह है, जब आपकी बारी होगी अपनी बात रखिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी को जल्दी से बोलने दीजिए, बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो उनसे कहिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, टोका टोकी के चक्कर में हम लोग नहीं फंसेंगे, रखिए अपनी बात। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये अपने आप में खुला आमंत्रण है और सभी लोग कह रहे हैं। वो अपने चेहरे के आप पहले से डिप्टी हटाना चाहते हैं। रही बात भ्रष्टाचार के आरोप, तो विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार लगा रहा था के भाई, लेकिन आज की डेट में तो भ्रष्टाचार के आरोप आपके अपने मंत्री लगा रहे हैं, पूर्व मंत्री लगा रहे हैं, वर्तमान के एमएलए लगा रहे हैं और एमएलसी लगा रहे हैं। मोती सिंह जी हमारे नेता हैं या भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे हैं? रमेश मिश्रा हमारे विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के, जो स्पष्ट कह रहे हैं कि थानों में कचहरी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा? देवेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं कि अधिकारियों से काम करने के लिए भाजपा के विधायकों को अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं। मोती सिंह जी कह रहे हैं मैंने अपने 42 साल के जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी जितनी भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो बाबा के नहीं है, योगी जी के नहीं है, भाजपा के नहीं है, वो अखिलेश यादव जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, चुनाव में हार का मंथन हुआ, गारंटी जब मोदी की थी, पूरे देश में मोदी की गारंटी थी, उत्तर प्रदेश में हजारों होर्डिंग नरेंद्र मोदी जी के लगे थे, राजनाथ सिंह के सिर्फ 2 होर्डिंग लगे थे, योगी जी के सिर्फ 3 या 4 होर्डिंग लगे थे हर शहर में, और क्या नाम मोदी जी की गारंटी के हजारों होर्डिंग लगे थे। तो जब जीते हैं जहां पर, तो वहां मोदी जीते, और जहां हारे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हारे हैं। नहीं, गलत बात है। आपने किसी कार्यकर्ता को अपनी कार्यकारिणी में बात करने का मौका दिया? ठीक है, आए गुजरात से लोग, दिल्ली से लोग आए, क्या नाम भाषण दे करके चले गए। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन ये चीज अब नहीं चलेगी। के शर्मा जी आप जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाता हूं। जिस तरीके से आप लोग ठीक है सर, सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से आप लोग पूरी दोबारा बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी जवाब दीजिए। प्रदेश को और क्या नाम भ्रष्टाचार को आप लगातार वो कर रहे हैं, ये नहीं, ये चल नहीं पाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात हो गई। हाँ, इस तरीके से पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। सर हो गया, अब आपने अपनी बात रख दी, बाकी गेस्ट इंतजार कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी जो बात छूट गई वो कह दीजिएगा। गेस्ट इंतजार कर रहे हैं तो खाली के शर्मा लगातार बोलते रहेंगे। के शर्मा जी जवाब तो देंगे ना, आप कह रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, जब तब गेस्ट इंतजार नहीं कर रहे थे, जब के शर्मा जी बीच में। ठीक है के शर्मा जी अपनी बात रखिए, फिर मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी देखिए सुनिए, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र जी जो बार क्या सुनाएंगे आप, बताइए क्या सुनाएंगे आप? आपका सुनाने के लिए लोकसभा का चुनाव था अखिलेश जी। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन नहीं पाएंगे आप तो। अखिलेश जी ये जो है लोकसभा क्या ये क्या सच नहीं था कि मोदी गारंटी थी? तमाम राज्य हैं, तो फिर आप मध्य प्रदेश के परिणाम पर क्या नहीं है मोदी गारंटी थी? हम जो है पूरी सीट जीते, एक सीट। क्या ये सच नहीं है मोदी गारंटी थी? गुजरात के परिणाम पर क्या कहेंगे? अरे भाई मोदी गारंटी थी मध्य प्रदेश में, यूपी में योगी गारंटी थी क्या? छत्तीसगढ़ के परिणाम पर क्या कहेंगे? आप उड़ीसा जो एक हिमाचल हार गए। के शर्मा को कह रहे थे कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही चीज आप कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आऊंगा सर मैं। अगर आपको समय नहीं मिलेगा तब तो बोलिएगा, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी से बोलने दीजिए उनको। जब आप इनको नहीं चुप कर पा रहे थे, ऐसे होता है। तो मैं भाजपा का स्पष्ट रूप से इसलिए बता रहा हूँ, भाजपा चाहती है कि क्या नाम मीडिया भी और भाजपा का नेता। सुरेंद्र राजपूत जी, सर हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसी पे रहें प्लीज। के शर्मा जी जल्दी जवाब दीजिए सर, आप 20 सेकंड में खत्म करिए। ये 99 सीट, ये मैं यही कह रहा हूँ कि आप जहां आप मध्य प्रदेश, अरे हमारा 99 नहीं, गारंटी उत्तर प्रदेश में मोदी जी की थी या के शर्मा की? पे क्या बोलेंगे, हिमाचल पे क्या बोलेंगे? हमने कहा इतने तमाम राज्य और 13 राज्यों में 0 सीट पाने वाली कांग्रेस हमसे क्या बात करेगी, जो खुद जो है 100 सीट तक पहुंच पा रही है।
रही बात सब सही कार्यकारिणी है। की जो बैठक प्रदेश ये की, केशव सब शर्मा को प्रदेश समझाओ ना, अध्यक्ष केशव थे, मौर्य वही को। के नेता लोग बारी बारी बैठे। से हम लोग बोलेंगे कोई तो बाहर ठीक रहेगा, के कोई नेता किसी को सुन पाएगा। केवल समापन में जो है हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, ये तो मैं केशव इसलिए मौर्य आप को कहता हूँ समझाओ कि ना, इनको इतनी हमको समझ मैं नहीं समझा है, रहे। इतनी जानकारी नहीं है हाँ। कि भूपेंद्र चौधरी जो है वो अपने अरे हमें तो कोई छत्तीसगढ़ समझ नहीं। से उत्तर प्रदेश आपको से आते हैं। समझ है। केशव जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम नेता आते हैं। तो हाँ, इसीलिए तो ना समझिए, तभी तो 99 तक टिक गए हो, उससे ज्यादा निकल ठीक नहीं है, पा के रहे हो। शर्मा जी, हो गई वो आपकी बात। आपके हालात घनश्याम तिवारी जी को अब मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम तिवारी जी, यही है, 13 ठीक है, अब मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, आपस में हम लोग ना उलझे। खाता घनश्याम तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर जो लिखा है, वो लिख रहे हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। ये कहां से ये सब जानकारी मिल रही है आप लोगों को? नमस्कार अखिलेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। हम घर घर में ये कहानी सुनते आए हैं, भस्मासुर की कहानी, कि जिसके ऊपर वरदान मिला था कि भस्म कर देगा और जिसके ऊपर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। आज भस्मासुर की कहानी एक बहुत बड़े दल के ऊपर लागू होने लगी है। क्यों लागू होने लगी है? आप लोकसभा का चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी 400 पार कहती रही, और लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जगह हार का सामना करना पड़ा। 435 कैंडिडेट थे इनके, उसमें से 106 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरे दलों से आए थे। उनमें से 90 ऐसे उम्मीदवार हैं जो केवल पिछले 5 साल में दूसरे दलों से आए थे। आप चाहते हैं कि आप अपने सहयोगी दलों के पीठ में खंजर घोंप करके दूसरे दलों से दल बदलों को ला करके एक पार्टी बनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कार्यकर्ता महान है। कैसा कार्यकर्ता? योगी जी कितने दिन कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के? या जो ब्रजेश पाठक है कितने दिन कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के? आप दोनों को कार्यकर्ता नहीं बना सकते। आप अडानी जी को भी कार्यकर्ता बनाएंगे, आप योगी आदित्यनाथ को भी कार्यकर्ता बनाएंगे, आप दल बदलों को भी कार्यकर्ता बनाएंगे, अपने सहयोगियों के घर तोड़ देंगे। तो पहली बात तो वो है कि इनके दल में इनके नेतृत्व का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कहा कि शासन का एक इकबाल होता है, यहां पर अनेक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो बताएंगे शासन का एक इकबाल होता है। अगर आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, 20 से अधिक जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, हजार से अधिक गांव, 2.5 लाख से अधिक लोग परेशान हैं, आप उनके लिए कोई बात नहीं करेंगे। आपकी बनाई सड़कें टूट रही हैं, आपका भ्रष्टाचार दिख रहा है, आपकी बेईमानी दिख रही है, आप जनता की महंगाई से जो लड़ाई चल रही है, जिसने आम आदमी को आपने बेसहारा किया है, देश के छात्रों को बेसहारा किया, उनके लिए कोई बात नहीं करेंगे। न केशव प्रसाद मौर्य छात्रों को कुछ दे सकते हैं, न योगी आदित्यनाथ नहीं दे सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, तो डरे रहते हैं वो बेचारे, वो कभी छात्रों से डरे रहते हैं, कभी देश की बेटियों से डरे रहते हैं। तो एक डरपोक सरकार या एक डरपोक नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ये आवाज जमीन से उठ रही है। अच्छा, अनिल दुबे जी आरएनटी से मेरे साथ हैं। चूंकि आपने जो बातें अभी कही हैं घनश्याम जी, उसमें यह भी कहा कि सहयोगियों को खंजर भोंकने का काम कर रही है बीजेपी। अनिल दुबे जी, क्या ऐसा कोई एहसास होता है क्या आप लोगों को? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बताएं, मैं सवाल आपका सुन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, घनश्याम जी ने अभी कहा कि बीजेपी सहयोगियों के पीठ में खंजर भोंक रही है, सहयोगियों की भी नहीं है बीजेपी। घनश्याम जी को कहा थे खबरें आपको, घनश्याम जी को जो है या भविष्यवक्ता हो जिसको घनश्याम जी जाने। बहरहाल हमारे और उनके बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी करते हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जो उसके सहयोगी दल है, सभी लोग मिलकर के चुनाव में जा रहे हैं। 10 सीटों पर जीतने की तैयारी है। सभी पार्टियां जो सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा कर ही रही है। तो और हमें दो आपके मुताबिक ऑल इज वेल है ना? फिर तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे उनके बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। उनकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोबारा चलेंगे, अनिल जी से आगे भी बात करेंगे। ये पूरा घटनाक्रम जो हम देख रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्या इसको ये माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए और यूपी में जो बीजेपी की सीटें कम हुई, उसी का साइड इफेक्ट है? क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले अगर आप झांकिए तो इस तरीके के खुलकर बयान नहीं आ रहे थे पार्टी के अंदर से। नहीं, मुझे लगता है अखिलेश जी ये कोई रहस्य नहीं है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब कोई ऐसा अवसर होता है तो उस वक्त का उपयोग नेता करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बने रह गए।
लेकिन अभी जो स्थिति है इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीत कर आए और उसके बावजूद, चूंकि 80 में से 33 देखें तो बड़ा कम लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 14 और 19 के पहले का प्रदर्शन रहा उसके हिसाब से देखें तो सीटें तो ठीक ठाक आई हैं, मत प्रतिशत भी उनका ठीक है। इसके बावजूद अगर पार्टी के भीतर इतनी ज्यादा चिंता, इतना ज्यादा मंथन दिख रहा है तो ये एक पार्टी के तौर पर उनके लिए ठीक है। अब उसका दूसरा पहलू है कि क्या उससे कुछ बेहतर निकलेगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ या दूसरा कोई धड़ा, उस तरह की गुटबाजी और ज्यादा खुलकर सामने आएगी और उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कोई भ्रम फैलेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान उन्हीं को होगा। अगर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को कोई जिम्मेदारी नहीं है तो उप मुख्यमंत्री वो क्यों है, ये सवाल खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं जो बहुत अस्वाभाविक हो, कोई रहस्यमयी बात हो, लेकिन हाँ, ये किस तरफ जाएगा इसका परिणाम होगा। और जाहिर है विपक्षी नेता होंगे, विपक्षी पार्टियां होंगी, उनको इस समय टिप्पणी करने का एक अवसर मिलता है। अब आपको याद होगा जब शिवपाल जी और अखिलेश यादव में झगड़ा हुआ था तो उस वक्त कितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए आनंद का विषय रहता था, क्या क्या नहीं मंच पर हुआ। मुलायम सिंह यादव बोल गए कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा। तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कोई बहुत ऐसी चौंकाने वाली बात मुझे नहीं दिखती है। बस ये किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर ये लड़ाई ये अलग अलग खेमे में, खांचे में बटी दिखेगी तो उसका नुकसान पार्टी को होता है, इसमें कोई बहुत बहस नहीं है। ठीक है शरद प्रधान जी, क्या इसे इंटरनल डेमोक्रेसी की तरह देखें, आंतरिक लोकतंत्र की तरह जो बयान दिए जा रहे हैं, या ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपको? काश ये इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रदर्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबको मालूम है जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और खुल के हो रही हैं। अब तो काफी कुछ खुला खेल फरोखाबादी हो गया है। और ये सबको मालूम है कि अभी भी जो हाल में जो मीटिंग हुई थी उसमें अंदर के लोगों ने बताया किस तरीके से वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक डिवाइडेड हाउस है, विभाजित घर है। और वहां पे एक लॉबी है जो योगी के अगेंस्ट है और एक लॉबी है जो योगी के फेवर में है। ये अलग बात है कि जो योगी की एंटी योगी लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग हुई, क्योंकि उसको संरक्षण प्राप्त है दिल्ली के आकाओं का, इस वजह से, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है। और इसमें ये बात काफी चर्चा में रही है किस तरीके से एक दिल्ली के पत्रकार जो अमित शाह के बड़े क्लोज हैं, उन्होंने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा जिसमें योगी के ऊपर पूरा ढिकरा फोड़ा लोकसभा के चुनाव का। फिर योगी की तरफ के लोगों ने कहा कि भाई उनकी जिम्मेदारी कहां से हो गई, जिसको टिकट सिलेक्शन में कोई रोल जिसका नहीं है, उनकी जो एडवाइस थी वो भी किसी ने नहीं सुनी, वो कूड़े में फेंक दी गई। और जब लोग हारे तो योगी का जब रोल ही नहीं रहा, उनकी फोटो नहीं होती थी पोस्टर्स में, सब जगह मोदी और मोदी की गारंटी जब उस पे है तो जिम्मेदारी किसकी हुई? तो योगी को जबरदस्ती जो है स्केपगोट बनाया जा रहा है, जिसे कि इसमें और उसमें जो पूरी लॉबी, क्योंकि दिल्ली वाले पीछे लगे हैं। वो पहले से देखिए, योगी कभी भी ना तो मोदी की चॉइस थे ना अमित शाह की चॉइस थे। जब 2017 में बनाए गए हैं तब भी सबको मालूम है किस तरीके से मनोज सिन्हा को लाया जा रहा था और फिर लास्ट मिनट पे मनोज सिन्हा के खिलाफ कुछ आरएसएस की एक लॉबी ने उनको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया और उस चक्कर में योगी जी बन गए। और ये उम्मीद से बने थे कि उनको बाद में इनका काम लगा दिया जाएगा, लेकिन योगी ने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया और 2022 के इलेक्शन में जब फिर से आ गए तो ये लॉबी खत्म हो गई। पहले भी चली थी, 21 में भी बहुत जोरों में चला था कि योगी को हटाया जाएगा। हाँ। अब ये फिर से पकड़ा गया है और मौका सारा ये है कि उनके ऊपर किसी तरह लोकसभा के हार का जो बहुत बुरा प्रदर्शन था बीजेपी का, इससे बदतर प्रदर्शन पॉसिबल नहीं था, उसका पूरी जिम्मेदारी योगी पे डाल के उनको हटा दिया जाए। शरद जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा राजनीतिक हालात पर यह चर्चा हो रही है। यूपी समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास खुद पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से चल रही है। मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर भी मुमकिन है कि बातचीत हो रही हो और यूपी समेत जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर भी चर्चा होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और चर्चाएं तमाम होनी है। जो
पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है, उस पर भी बातचीत हो सकती है। और 4 राज्यों में, जो यूपी समेत 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसको लेकर भी, रणनीति बनाने को लेकर भी मंथन का दौर चल सकता है। लेकिन के शर्मा जी, एक बुनियादी सा सवाल है और बड़ा सवाल आपके ये है दरअसल कि जो कुछ हम यूपी में देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गुटबाजी है और इसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसको जो भी रंग देना चाहें। और यहाँ जो पत्रकार बैठे हैं उनकी भी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार लाइन है, लेकिन मुझे तो कहीं गुटबाजी नहीं दिखी। मैं तो स्वयं प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में था और स्वयं मैं वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक रहा। मुझे तो समझ नहीं आया, अब इनको कहाँ से इंद्रदेव ने इनको ज्ञान दिया मुझे नहीं पता। तो ऐसे इस तरह के जो है एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है और परसेप्शन बना भी रहे हैं। अभी भी जो आपने न्यूज़ चला है, मैं आप पे वो नहीं कह रहा हूँ, आपके रिपोर्टर ने कोई रिपोर्ट बताई होगी, लेकिन अमित भाई प्रधानमंत्री हाउस जा रहे हैं तो इसी उसको लेकर जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य, किसी को बता के जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में चर्चा करने। सामने जो है लोकसभा का सत्र चालू होने वाला है, तमाम इतने बड़े बड़े काम हैं, तमाम सरकार में हैं, हम इनकी तरह थोड़ी ना उसमें बैठे हुए हैं विपक्ष में, हम सरकार में हैं सर, देश की सरकार चला रहे हैं। तो हम जो है उसमें तमाम विषय हैं चर्चा के, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात ये स्वाभाविक रूप से संभव है। तो इसलिए ये एक दो पक्ष होते हैं किसी भी घटनाक्रम को देखने का। ठीक कहा कि आपको एक नजर आता है कि गुटबाजी, हमें नजर आता है ये नजर नहीं आता। हमें लगता है कि बड़ी स्पष्टता है। हमें कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या चीज कहना चाहिए, और ये हमारी प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है अखिलेश जी। और ये यदि प्रक्रिया नहीं होती एक जीवंत संगठन की, तो हम 2 सीट से लेके 303 सीट तक नहीं जाते। नहीं, मैं सर के शर्मा जी, ये सतत प्रक्रिया हमने हमेशा सतत प्रक्रिया ठीक है, लेकिन ये हार में भी की है, जीत में भी की। केशव जी तो खुद सरकार का हिस्सा है, तो ये क्यों कहना पड़ता है कि संगठन बड़ा है? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि ये बात तो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, और वो भी मंच पर आकर कहने की क्या जरूरत है? किसको बताना चाहिए? एक बात सुनिए, बस एक उदाहरण मात्र देता हूं मैं, एक उदाहरण देता हूं, सुन लीजिए। जब हम यहाँ चुनाव जीतते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं अपने पार्टी कार्यालय, और बाकायदा एक उनकी सभा होती है। उस सभा में वो क्या बोलते हैं, आप हर बार का उनका भाषण उठा के देख लीजिए। हर बार के भाषण के बाद ये कहते हैं हमें बड़ी जिम्मेदारी है, संगठन की कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन सर्वोपरि है। और वो प्रधानमंत्री हैं जो संगठन को कितनी महत्ता देते हैं कि पार्टी अध्यक्ष के नाम का नारा लगाते हैं कि नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये किसी और पार्टी में देखा है आपने? तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पार्टी में संगठन की कितनी महत्ता है कि देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जीत के बाद भी नारे लगाते हैं उनकी। तो मैं इसको आप कह रहा हूं कि भाजपा को समझने की जरूरत है सर। हम 2 सीट से लेकर जो 303 सीट आए हैं, सुरेंद्र राजपूत ऐसे नहीं आए हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, भाजपा को समझिए, ऐसे ही यहाँ तक वो नहीं पहुंच गया है। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें खबरें निकालने की जरूरत नहीं है जो कुछ चल रहा है, तो हम उस कमी को दूर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि आपका यांत्रिक लोकतंत्र है, इसी तरीके के बयान इसलिए आ रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने कहीं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है, ये चलती है, और इसमें हम कांग्रेस की तरह ठूठ पार्टी नहीं है और ना एक परिवार की पार्टी है। जी सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल दोहरा दीजिए, सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं के शर्मा जी कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है बीजेपी, इसलिए यहां पर ये चीजें होती हैं, बातचीत होती है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। ये तो बात सही है के शर्मा जी की, परिवार की पार्टी तो के शर्मा की हो ही नहीं सकती। जिसका परिवार नहीं होगा उसकी परिवार की पार्टी कैसे होगी? उसकी तो नागपुर की पार्टी के। ये तो हम आपकी बात मानते हैं, बिल्कुल 100% मानते हैं के शर्मा जी। और के शर्मा जी, हम आपकी दूसरी बात भी मानते हैं। हम लोग तो कहते हैं हम हैं परिवारवादी। दूसरी बात भी हम आपकी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास ये चुनाव और संगठन के अलावा भी काम होते हैं। ये भी हम आपकी बात मानते हैं। अगर ये काम आप कर रहे होते तो जब से 4 जून से लेके अब तक 11 आतंकवादी हमले हो चुके हैं कश्मीर में, कितने जवान मारे जा चुके हैं? कल एक अफसर और 4 जवान मारे गए थे। इससे पहले जवान मारे गए थे, उससे पहले कार पर हमला हुआ था, लोग मारे गए थे, उससे पहले फिर जवान मारे गए थे। मालूम है आपको? अगर आप काम कर रहे होते तो क्या ये हो रहा होता?
और अगर आपके पास देश के संविधान को बचाने के लिए काम होता तो आपका शुभेंदु अधिकारी आज खुलेआम ये कह रहा होता कि साहब जो है जिन्होंने हमको वोट दिया हम सिर्फ उन्हीं का काम करेंगे, बाकी लोगों का काम नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विश्वास बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी बंगाल के आपके बहुत बड़े नेता हैं, ये मेरे नेता नहीं, आप ही कह रहे। अगर आपके पास काम होता तो आपके पास अगर काम होता कि अगर आपको शादियों से फुर्सत नहीं होती तो देश की आंतरिक समस्याओं की, बेरोजगारी जो 29 लाख पद खाली पड़े हैं उन पर आप बात कर लेते, रीनीट आप करवा देते, आप जो है पेपर लीक को आप रोक देते अगर आपके पास काम होता तो। आपके पास शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपके पास सिर्फ और सिर्फ चकल्लस है। के शर्मा जी, देखिए ये नहीं, इतने ये संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी और साथ में सपा की पार्टी ये ले लेके जो पत्ती घूमते हैं जेब में, पॉकेट बुक्स संविधान को बना दिया है इन्होंने। इनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, गुजारा भत्ता देने की बात आई। उस संदर्भ में यहां पर सुरेंद्र राजपूत जवाब दें कि वो संविधान के अनुरूप है, वो मानते हैं या नहीं मानते जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। यदि ये संविधान के इतने बड़े रक्षक हैं तो आज ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो गुजारा भत्ता का जो निर्णय आया है ये उसके पक्ष में या विपक्ष में, ये बताएं यहां पर। तो मैं मानूं कि ये संविधान के इतने बड़े ठीक है, उसके बाद मैं घनश्याम जी के पास जाता हूं। जल्दी से जवाब देना चाहूंगा। शादी और ब्याह में जाने से अब आपको यदि नफरत है, आपकी नफरत के कारण से कोई किसी की शादी ब्याह नहीं रुकेगी। राहुल गांधी के जाने या न जाने से किसी की शादी ब्याह नहीं रुकेगी। आपके तमाम नेता वहां गए, राहुल गांधी नहीं गए, उनका व्यक्तिगत नफरत है गांधी खानदान का, तो वो नफरत अपने घर रखिए, उससे किसी की शादी ब्याह। सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से सर, हाँ उसके बाद घनश्याम जी। ठीक है, बर्दाश्त नहीं, और उनका परिवार और ढूंढ लीजिए। पहली चीज इन्होंने कहा वो बता दें सुप्रीम कोर्ट के लिए कि गुजारा भत्ता पर, मैं बता रहा हूं के भाई आराम रखो, शांति रखो, काहे बीपी हाई कर रहे हो, यहाँ का नस फट जाएगा। हम आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नहीं होता उस आदेश के खिलाफ जाने का अरे सुनिए ना, क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया उस फैसले का विधि सम्मत सभी लोगों को पालन करना चाहिए। अगर उससे कोई असहमत है तो सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा जा सकता है, वो अपनी दोबारा अपील कर सकता है, बड़ी बेंच में अपील कर सकता है। और निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने बड़ी बेंच में अपील करने का मन बनाया है। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब लोगों को मानना होगा, कांग्रेस का पक्ष मानना होगा। आप हमको हमारा कहा ना, अरे भाई हम कह तो रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा, जो असहमत है सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाए। आप हमें सिर्फ इतना बताओ, हमने तो कह दिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आप मानिए, अगर असहमत है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा में लौट रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो हमें वोट नहीं देता है, जो हमें वोट नहीं देता, अगर आप में हैसियत है, हिम्मत है और हौसला है तो बताइए शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है आप उससे सहमत हैं? नरेंद्र मोदी से सहमत है या शुभेंदु अधिकारी से सहमत है? और अगर शुभेंदु अधिकारी से सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ आपने क्या किया? ठीक है घनश्याम जी, हैसियत हो और हौसला हो तो बताइए, बोलिए। विकास और सबके विकास, झूठ बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है उस पर बताइए। ये सरकार मैंने क्लियर कर दिया, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या किया? सबका विकास, सबका क्या किया? गिरिराज सिंह के खिलाफ के साथ चलेगी। क्या किया? ठीक है, हम बहस आज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है उस पर। अब हम थोड़े डिरेल हो रहे हैं। घनश्याम जी को मैं बहस में लाना चाहूंगा। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम जी से मेरा सवाल है, जवाब दीजिए घनश्याम जी। ठीक है सुरेंद्र जी, के शर्मा जी, एक मिनट, अब घनश्याम जी से मेरा सवाल है। ठीक है घनश्याम जी, थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, हर्षवर्धन जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के झगड़े, इनफैक्ट इससे बहुत बड़े बड़े झगड़े आपके यहां हुआ करते थे, चाचा भतीजे के बीच किस तरह की लड़ाई होती थी सबने देखा, तो इसमें आप बहुत ज्यादा अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? अखिलेश जी, हम एक राष्ट्रीय मंच पर हैं, आपका चैनल राष्ट्रीय मंच है। जो दर्शक देख रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि नहीं, हम मजबूती से जनता के लिए काम करेंगे, इससे हमारी ताकत आएगी। यहां आकर के अगर वो कहेंगे कि हमारा संगठन जो 13,000 करोड़ चंदा जमा करता है 10 साल में, उसकी उपलब्धि है 13,000 करोड़ चंदा जमा करना, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा लो धन डालो मॉडल में, उस संगठन है जिसमें सैकड़ों नेता दूसरे दलों को तोड़ के लाए गए हैं, वो संगठन मजबूत है। लेकिन ना उत्तर प्रदेश में आप जनता के लिए कोई काम कर पाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या टिप्पणी की है? उन्होंने कहा है कि कुर्सी की इस लड़ाई में
उत्तर प्रदेश के आम परिवार का नुकसान हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। गाँवों में बाढ़ है, छात्रों के पास न रोजगार है, न उनके इम्तहान हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। पूरी सरकार में एक भी व्यक्ति जवाबदेह नहीं है। अफसरों, नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अफसर सरकार चला रहे हैं। अफसरों को पता नहीं कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, दिल्ली रिपोर्ट करना है कि लखनऊ रिपोर्ट करना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने आप को डबल इंजन कहती थी, आज दोनों इंजन फेल दिखाई दे रहे हैं। ये एक भगदड़ पार्टी बन के रह गई है। यहाँ भगदड़ मची हुई है। कौन किस तरह भागेगा, भागो जनता दल के रूप में कौन किस तरह भागेगा, कोई नहीं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था जवाब है कि आपकी पार्टी में भी तो इससे बड़े बड़े झगड़े हुए, किस तरह की लड़ाई मंच पर भी देखने को मिली थी चाचा भतीजे के बीच में, वो सब भूल गए आप। देखिए, ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं है, बात झगड़े की नहीं है। बात है कि एक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिसका इकबाल रहता है, देश में उसका इकबाल रहता है। भारतीय जनता पार्टी का इकबाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है। उनके संगठन का इकबाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है, देश में उनका इकबाल समाप्त हो गया है। के.के. शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, आता हूं हर्षवर्धन जी उसके बाद। के.के. शर्मा जी छोटे में लेकिन अपनी बात रखिएगा। मैं दो छोटा सा जवाब देता हूं। मानकर अभी इन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ का चंदा लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छी बात है, हमने चंदा लिया, चुनाव लड़ा। आपको तो किसी ने चंदा नहीं दिया, तो आप कहां से चुनाव लड़े? आप तो इसका मतलब ब्लैक मनी से चुनाव लड़े, आप तो काले धन से चुनाव लड़े। हमें तो चंदा दिया है लोगों ने, उससे हम चुनाव लड़े। तो आप ये स्वीकार लीजिए कि आपको ब्लैक मनी से लड़ना पड़ा और आपने उपयोग किया है लोगों से पता है कि पैसा ब्लैक मनी रुपया देकर के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे रहने दीजिए, मत बताइए मुझे। दूसरी बात, अभी आपने जगह स्वयं मुलायम सिंह के सामने से माइक खींच लिया था, 1 रुपए के चंदे से चुनाव लड़े। अरे आम मंच पे, सार्वजनिक जीवन में ऐसी लड़ाई तो कम से कम किसी पार्टी में नहीं हुई होगी। जो अपमान अखिलेश यादव ने जो मुलायम सिंह जी का किया लड़े हैं के.के. शर्मा, उससे ज्यादा और कोई अपमान नहीं हो सकता। आपको 1 रुपया, मैं इसलिए और वो भी कुर्सी के लिए। दूसरा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमें मत सीख दीजिए। उत्तर प्रदेश अभी आपने क्या कर लिया है? आप लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं। अभी ना आप कहीं सरकार में हैं, केंद्र में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में, के.के. शर्मा जी, उसकी टीस तो सालती होगी आपको। भले वो सरकार में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन है वो अभूतपूर्व प्रदर्शन ही कहा जाएगा। सुन लीजिए अखिलेश जी सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, हम ऐसा नहीं है कि हम सब साफ हो चुके हैं। वहां पर हमसे 4-5 सीटें या आगे हैं, बस इतना ही तो है। तो हम कवर कर लेंगे। हम इसके 14 के पहले हमारी, चलिए ठीक है, आप कवर कर लीजिएगा। 14 के बाद से अपनी स्थिति ठीक है, आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये बात क्या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप देखिए ना, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का जो बयान आ गया, उन्होंने कहा कि फैसले थोपे ना जाए। इसके अलावा उन्होंने कह दिया आज कोई और है, कल कोई और वहां रहेगा। इस तरह के बयानात अगर आ रहे हैं सामने, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में ये थोड़ा अप्रत्याशित इसलिए लगता है कि कम होता है। और पिछले 10 वर्षों में चूंकि एक स्ट्रांग लीडरशिप है और उसमें आपको दिखता है कि राज्यों में बहुत बड़ी जीत हासिल करते रहे, और उसमें जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो लगता है कि ठीक है, अब उत्तराखंड में तो सभी सीटें जीत गए। लेकिन एक कहते हैं ना कि कई लोग उसमें जो हाशिए पर पड़े लोग होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, लाइमलाइट में आना है। किसी को लगता है चलो ठीक है, माइक आ गया तो बोल देंगे। लेकिन ये सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो संघर्ष है, उसका क्या रास्ता निकाल पा रही भारतीय जनता पार्टी? अभी 10 विधानसभा सीटों को उपचुनाव है और बड़ा एकदम जिसको कहे ना कि अभी उससे बहुत कुछ तय होने वाला है। 5 सपा की है, 5 एनडीए की है। अब सवाल यह होगा कि क्या 5 से प्लस कौन कर पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा मानक होने जा रहे हैं। और मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता की आज भी इतनी स्थिति है कि वो पार्टी से विद्रोह करके कुछ करने की स्थिति होगा। कैडर वाली पार्टी, कार्यकर्ता वाली पार्टी में जब तक पार्टी तय करती है तब तक तो पीछे बहुत बड़ा हुजूम दिखता है, अचानक वो सब गायब हो जाते हैं और ये सभी नेता को पता भी है। शरद जी, कैडर वाली पार्टी में अगर इस तरह की बातें हो जा रही हैं तो उसका मतलब क्या निकाला जाए? इसमें बिटवीन द लाइंस क्या देखते हैं आप? फिर इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि जो कैडर बेस्ड पार्टी है उसका वो कैडर का ज़माना ख़त्म हो गया है। हर समय के साथ हर चीज़ बदलती है और भारतीय जनता पार्टी कोई उससे बची हुई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में उतनी ही इन फाइटिंग है जितनी और पार्टीज़ में है।
अगर ये हो रहा है तो सरासर, और भाई पार्टी के स्पोक्समैन से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेंगे हाँ हो रही है, इन फाइटिंग है, अंदरूनी झगड़ा है, युद्ध है। वो तो उनकी बेचारों की ड्यूटी है यही बोलना, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, उनकी तो नौकरी इसी के लिए चलती है। तो इसमें उससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए अगर कोई स्पोक्समैन अपनी पार्टी को डिफेंस में ये चीजें बोल रहा है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी जंग चल रही है और ये जो झगड़ा है ये कंक्लूड होगा इसी में, योगी आदित्यनाथ के फेट पे, ये योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर इसी पे डिपेंड करे। अभी ये लोकसभा चुनाव है, जहां तक विधानसभा चुनाव की जिस तरह से बात हो रही है, जो उपचुनाव की बात हो रही है, वो पार्टी जिसके पास 273 सीटें हैं, 403 सीट के हाउस में 10 सीटें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन यहां 10 सीटों को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जा रही है जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास रही है पिछले बार में, तो उसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर ये तय किया इसी में ये मामला, जो लॉबी है योगी के अगेंस्ट, उसका पूरा फोकस इस बात पे है कि इस बार भी योगी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ा जाए। तो इसलिए माना यह जा रहा है कि इस उपचुनाव के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सारा झगड़ा इस बात का है। ठीक है, के शर्मा जी आप कह रहे हैं कि मैं खुद कार्यकारिणी की बैठक में था, ये क्या कोई लॉबी वाला खेल चल रहा है, ठीकरा फोड़ने की तैयारी चल रही है? ठीक है के शर्मा जी। अरे तो भाई, अरे भाई वो के शर्मा जी बेचारों की मजबूरी है, के शर्मा की मजबूरी है, वो कैसे बोल देंगे आपको कि वहां क्या बोले दीजिए? के शर्मा जी समझ गया, मैं समझ गया, ऐसा है, मैं समझ गया किसकी बेचारगी है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता जेब का पैसा लगा के काम करते हैं, लेकिन जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर बैठ के एक विचारधारा से चलती हो वो हमें न सिखाएं, वो हमें कम से कम अपनी बेचारगी का तलब हमें न बताएं। तो इसलिए उनको उतना ही विश्लेषण करना चाहिए, अच्छा होगा। दूसरी बात, मैं अभी इन्होंने कहा कि पार्टी जो है एकदम अब डूब रही है, पार्टी टूट गई है, खत्म हो जाए, तो ये सपना रोज देखकर ये कई लोग सोते हैं इस देश में। बहुत से पॉलिटिकल पंडितों को देखा है जो इस तरह का सपना रात को देखकर सोते हैं और बेचारे सुबह उठते हैं तो दिन फिर काले हो जाते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते। तो ऐसे लोग बहुत से हैं जो रोड पे भटक रहे हैं और भटकते ही रहेंगे, वो पिछले 2014 से भटक रहे हैं और यही सबका रोज गाए जाते हैं उनके द्वारा। दूसरी बात अखिलेश जी, मैं आपको कहूँ, उपचुनाव निश्चित तौर से है और बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव, हम बिल्कुल उसके लिए प्रयासरत हैं, पूरी तरह मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके भी कई दायरे, कई जो है परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। 2017 का चुनाव हुआ और हम वहां पर पूरी सीटें जीते, सरकार बनाए। उसके बाद जो जस्ट उपचुनाव हुआ, हम सारे उपचुनाव हारे। 19 के चुनाव में फिर हम जीते। तो ये प्रक्रिया भी चलती रहती है हार जीत का। दूसरी बात, आज ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई, फलाना हो गए, साहब हम 20 से 22 राज्यों में अभी भी सरकार में हैं इस देश में, 36 राज्यों में से। इतनी स्ट्रेंथ और किसी की नहीं है। सबसे बड़ी देश की क्या, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास, ठीक है के शर्मा जी, ज्यादा सांसद आप हमारे पास जो चुनाव लड़ते हैं, तो आज ये बैठ के यहाँ पर ये बहुत ही कुशलता के साथ आप लोग चुनाव लड़ते हैं, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं, ठीक है के शर्मा जी। लेकिन जो बाय इलेक्शन को लेकर आज बैठक हुई 5 कालिदास मार्ग पर, उसमें संगठन के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? आज जो खबरें आ रही थी उसमें सिर्फ मंत्री बुलाए गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चुनाव में कुछ मंत्रियों की, जो सरकार जहां होती है वहां मंत्रियों की जो वहां पर ड्यूटी लगती है, और संगठन की भी अपनी ड्यूटी लगती है। संगठन से भी तमाम पदाधिकारियों को उन सभी 10 विधानसभाओं में लगाए गए हैं और उनकी भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि उनका डिवाइडेशन नहीं होता और वहां पर केवल जो है सीएम जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है सर। ये अपनी व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे हम ही लोग प्रदेश के प्रभारी भी बनाते हैं और चुनाव के समय प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी बनाते हैं। आप ही लोग न्यूज चलाते हैं ना, हमारे प्रदेश के प्रभारी भी होते हैं जो संगठन से ही होते हैं, और चुनाव के समय में हम चुनाव प्रभारी भी बनाते हैं, उसमें जो है सरकार से भी होता है। ठीक है, अब चूंकि वक्त की कमी है, मल्टी लेयर प्रक्रिया है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको संगठन चलाए या संगठन को जाने उसको समझ आएगा, जो रोड छाप संगठन में बैठे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपको हंसी क्यों आ गई थी? क्या उनको तो हंसी छूटेगी? ठीक, उनको कुछ पता ही नहीं। ले रिएक्शन ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, अब समय इतना नहीं है, जल्दी से रोटी के हिसाब से बोलना है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी। भाई हमें इसलिए हंसी आ रही है के शर्मा जी कि आपको कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। आप आज की डेट में सीधे सीधे क्यों नहीं मान लेते भैया कि सर आप घबराइए, क्यों नहीं मान लेते कि मध्य प्रदेश में तो मोदी की गारंटी जीती है और उत्तर प्रदेश में मोदी की गारंटी हारी है? इसमें कौन दिक्कत है? उसके बाद 13 22 राज्य चुनाव हुए, 11 हारे आप।
आप 11 हारे, आप पहले अयोध्या हार गए, अब बद्रीनाथ भी हार गए, और 228 किलो सोने का पता नहीं कौन सा आपने बाबा केदारनाथ के मंदिर में घपला कर लिया। हम नहीं कह रहे, स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बद्रीनाथों हार गए हो आप। तो अयोध्या से लेकर के अयोध्या रामगमन वन पथ पूरा हार गए। अयोध्या हारे, श्रावस्ती हारे, अंबेडकर नगर हारे, सुल्तानपुर हारे, मुझे खुशी है कम से कम आप तीर्थों का नाम तो ले रहे हैं। इलाहाबाद हारे, कौशाम्बी हारे, मुझे खुशी है कम से कम तीर्थों का नाम ले रहे हैं। आप रॉबर्ट्सगंज भी हार गए, जो राम का नाम लेने से नफरत करते थे, आप तीर्थों का नाम ले रहे हैं। भी हार गए, ये बदलाव है आपके। तो अब उसके बाद आप जो इतना ज्यादा बहादुर भगवान का नाम लेने लगे, आकर के इसी बहाने भगवान का नाम लेने लगे आप लोग। मुलाकात करा दो आप, कुर्सी राम तो अस्तित्व नहीं है ना, ऐसा करो आपके लिए कुर्सी को और स्टूल को आपस में बदलवा दो। राम के तो अस्तित्व हर्षवर्धन जी, कुर्सी को और स्टूल को आपस में बदलवा दीजिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, वापस लौटते हैं, ठीक है चर्चा में वापस लौटते हैं, थोड़ी देर में हम लोग डिरेल हो जाते हैं, दोनों की कमजोर हो। चलिए ठीक है हर्षवर्धन जी, केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, संगठन को लेकर जो बात उन्होंने कही, मंच से कही, संगठन को बड़ा उन्होंने बताया, मैं आखिर में फिर से यही समझना चाहता हूं आपसे कि यह बयान क्या उस मंच से देना जरूरी था, और अगर दिया गया तो क्या इसके पीछे कोई खास संदेश नहीं था? नहीं देखिए, ये निश्चित तौर पर यह बयान दिया ही जाना चाहिए था। यह बयान मुख्यमंत्री की तरफ से भी आना चाहिए कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और सरकार में जो सबसे बड़ा नेता होता है वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति में कहा, एक तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, अपनी प्रासंगिकता भी बेहतर करनी है, कार्यकर्ताओं की नजर में नेता बनना है, लेकिन जो सबसे जरूरी है, संगठन सरकार से बड़ा नहीं तो संगठन सरकार के साथ चलता हुआ दिखे, कार्यकर्ता की, संगठन की उसी तरह की इज्जत होती हुई दिखे। ये अगर भारतीय जनता पार्टी साबित कर लेगी तो उसके लिए बहुत दूसरी मुश्किलें जो है वो अपने आप आसान हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। इस समय ने घनश्याम जी माफी चाहूंगा, शुक्रिया आपका। शरद जी आपका भी धन्यवाद। के शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी बहुत धन्यवाद। आज इस बहस में आप सभी लोगों ने हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।